नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। तो स्वागत है आपका मेरा गांव मेरी खबर में। सिद्धार्थनगर जिले के स्थापना दिवस पर मनाए जाने वाले कपिल वस्तु महोत्सव काला नामक महोत्सव का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल उद्घाटन किया। ये महोत्सव 13 मार्च से 15 मार्च तक मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काला नमक का 2600 वर्ष का लिखित इतिहास है। सिद्धार्थनगर जिले का काला नमक चावल देश व विदेशों तक अपनी महक उसने पहुंचाई है। 2018 में इस काला नमक चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयन हमारी सरकार ने किया है। 6 करोड़ की लागत से काला नमक चावल के भंडारण के लिए वातानुकूलित भंडारण केंद्र बनाने जा रही हैं। सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल का प्रोडक्शन का काम यहां के जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। मंत्री जी ने एक तरह से जिम्मेदारी दी है और आज उन्होंने इस महोत्सव का उद्घाटन करके इस जनपद के काला नमक चावल को जो 2600 वर्षों पूर्व तमाम देशों में जाता था उस समय, यहाँ तक कि उसका को मंडी बनाया था पेपे ने और एक गुजरात के व्यापारी ने, और उसके बाद कालांतर में आज़ादी के बाद से वो चावल का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया और उत्पादन भी घटता गया। लेकिन आज फिर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस काला नमक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, हम सब उस दायित्व को निभाएंगे। आज कपिल वस्तु महोत्सव का प्रारंभ किया गया है, आयोजन किया गया है और आज 13, 14, 15 3 दिन का आयोजन जैसे हर साल का आयोजन होता है उसी तरह आज इस साल 2021 में कपिल वस्तु महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार पहले से ही काला नमक चावल को एक प्रोडक्ट के नाम पे सिद्धार्थनगर में माना गया था और उसका प्रोत्साहन करने के लिए उसके शोध करने के बाद उसकी बीज की गुणवत्ता को देखते हुए उसको किसानों के बीच में देना और उनको सुझाव के रूप में अलग अलग तरीक़ा से उनको किसानी करने के लिए या खेती करने के लिए उनको प्रोत्साहन करना। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने शामली जिले की थाना भवन विधानसभा के गांव मुल्लापुर में 2 करोड़ 34 लाख की लागत से बनने वाले सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान गन्ना मंत्री ने पूर्व की सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि जब गुंडों के घर पर बुलडोजर चलता है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार माफियाओं गुंडों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। यूपी के योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। लोगों का खून चूस करके बनी है, गलत तरीके से बनी है, गरीबों को लूट करके बनी है, लोगों का अपहरण करके बनी है। यदि कानून के आधार पर उनकी कुर्की होती है, कार्रवाई होती है तो अच्छा होता है कि बुरा होता है? बोलो भाई, अच्छा होता है कि बुरा होता है? ये लोग कह रहे ना 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 योगी जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो योगी जी। कोई बात है? अरे भले सरकार आप दूसरी पार्टी के होंगे पर अच्छी कार्रवाई हो रही है तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। बोलो। योगी आदित्यनाथ सरकार बेरोजगारों के लिए राज्य में मिशन रोजगार चला रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद के नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आए। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल हुए हैं। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए सीएम योगी से कहा कि प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति पत्र देकर उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए ले पाने में सफल हो रहे हैं। देखते ही देखते जब सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो 4 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान हम प्रदेश के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में भी सफल हुए हैं। ये 4 लाख नौकरियां ये सामान्य बात नहीं है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का गठन जब से हुआ होगा, चौबीस जनवरी 1950 को इसका नोटिफिकेशन हुआ था। यद्यपि उससे पहले भी उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश नाम से नहीं था, संयुक्त प्रांत के नाम था। लेकिन 24 जनवरी 1950 से जिस उत्तर प्रदेश का गठन
एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हुआ है। तब से लेकर के अब तक यानी 4 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हों। उत्तर प्रदेश के पास 3 लाख का पुलिस बल होना चाहिए था, वह 1.25 लाख तक सीमित रह गया था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएससी की जो भूमिका होनी चाहिए थी, उसकी 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि भाई पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया होनी है, भर्ती की प्रक्रिया में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, और उसका परिणाम है 4 वर्ष के दौरान 1.5 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती। भारत सरकार की कोई रैंकिंग आती थी तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था, और आज यही उत्तर प्रदेश है भारत सरकार की किसी भी योजना में नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश आता हुआ दिखाई देता है। कुंभ के आयोजन के माध्यम से एक भव्य और दिव्य कुंभ कैसे होना है, यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। और वैश्विक महामारी कोरोना में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, तो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य क्षमता को देश के सामने प्रस्तुत किया कि नहीं, कैसे प्रबंधन होना है। यह टीम वर्क यही है। बेसिक शिक्षा परिषद में तो हम उनको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, स्वेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मिड डे मील के भी हम लोगों ने मेनू तैयार करने के लिए कहा, इस प्रकार का तैयार करिए कि बच्चों के लिए वो रोचक बन सके, जिसमें विद्यालय की फ्लोरिंग है, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट है, उनके लिए पेयजल की सुविधा है, सोलर पैनल या लाइट की व्यवस्था वहां पर देने की व्यवस्था की गई है। फर्नीचर की बनने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है, फर्नीचर देने की कार्रवाई हुई है। ये सभी प्रक्रियाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, और फिर इसमें स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज अपने निजी दौरे पर आए। यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं और सनातन मंडल के पदाधिकारियों ने साक्षी महाराज का भव्य स्वागत किया। साक्षी महाराज ने लक्ष्मणगढ़ के बाबा भूतनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने पत्रकारों से खास मुलाकात की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति नहीं करती, और कुछ लोग हैं जो एक ही परिवार केवल गांधी परिवार की राजनीति करते हैं। किसान के आंदोलन को लेकर विपक्ष के खिलाफ बोलते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, हालांकि किसान अपने अपने खेतों में हैं। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9000 ही वोट नहीं मिले थे। तो जिस आदमी को 9000 वोट न मिले हों, अब अपनी धरती तलाशने के लिए किसान का आंदोलन लेके खड़ा हो जाए। ऐसे ही आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कुछ यहाँ से पुश कर दिया गया, वो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, वहां से पुश कर दिया गया। तो ये राजनीतिक स्टैंड है, किसान तो खेत में काम कर रहा है। मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई मारपीट में नया मोड़ सामने आया है। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके खिलाफ पत्रकार से मारपीट के मामले में आईपीसी की धारा 147, 342 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिलेश यादव के साथ ही थाना पकवाड़ा में 20 अन्य सपा नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल गुरुवार को अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के सिलसिले में कार्यकर्ताओं से मिलने मुरादाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले वो कुछ पत्रकारों के सवाल से नाराज हो गए। इसके बाद जब वो जाने लगे तो कुछ सपा अध्यक्ष से अलग से बात करना चाह रहे थे। आरोप है कि इस दौरान अखिलेश के सुरक्षा कर्मियों ने पहले उन्हें रोका और इस बीच पत्रकारों और सुरक्षा कर्मियों की कहासुनी हो गई और पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बताया जा रहा है कि इस मौके पर मौजूद कुछ पत्रकार घायल भी हो गए।
होटल रीजेंसी में 2 दिन पहले एक राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी समाप्ति की तरफ था तो उस समय एक घटना संज्ञान में आई थी जिसके संदर्भ में पुलिस कार्यालय पर उपस्थित होकर के डॉक्टर अवधेश पारासर, जो कि एक प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष तहरीर में उन्होंने अपने को अंकित किया है, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि संबंधित राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी और जो उनके सदस्य हैं उनकी तरफ से पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई। इस संदर्भ में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही इसमें एक क्रॉस FIR संबंधित राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से तहरीर के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसमें मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पहले से प्लानिंग करना, छवि धूमिल करना और जो सरकारी गार्ड थे उनके साथ मारपीट करना इत्यादि। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच टीकाकरण अभियान जारी है। तमाम राजनेता कोरोना का टीका लगवा रहे हैं और इसी बीच बसपा सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। मायावती ने शनिवार को TS मिश्र मेडिकल कॉलेज में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। अपने ट्वीट में मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से गरीबों को मुफ्त टीका लगवाने की अपील की। मायावती ने टीका लगवाने के बाद कहा, कोरोना प्रकोप से देश की जनता लगातार गहरे संकट और बड़ी मुश्किलों में है। इससे बचाव के लिए वैक्सीन का जो दौर जारी है उसके तहत आज मैंने भी TS मिश्र मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जाकर टीका लगवाया। केंद्र और राज्य सरकार से अपील है कि वे गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करें। से देश की जनता लगातार गहरे संकट व बड़ी मुसीबतों में है। इससे बचाव के लिए वैक्सीन का जो दौर जारी है उसके तहत ही आज मैंने यहाँ आकर टीका लगवाया है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र व राज्य सरकारों से मेरी पुनः अपील है, अनुरोध है कि वह गरीबों के लिए टीके की मुफ्त व्यवस्था करें। ये बात मैं बार बार कहती रही, इस बात को आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ। इसके साथ ही देश की जनता से भी मेरी ये पुरजोर अपील है कि वे कोरोना नियमों का सही से अनुपालन। बात गोरखपुर की, जहां पर कांग्रेस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। 11 जिलों के 155 ब्लॉक अध्यक्ष को ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अजय कुमार लल्लू ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। विषयों से विषयांतर करके लोगों को धर्म और जात की राजनीति में झोंकने की जो कवायद कर रही है, पूरी तरह कांग्रेस पार्टी संगठन के स्ट्रक्चर और मजबूती के आधार पर मुद्दों, विषयों और खासकर गांधी जी के सिद्धांतों पर, विचारों पर चलते हुए कांग्रेस की नीतियों को कैसे हम जन जन तक पहुंचाएं, इस संकल्प के साथ आज यहाँ आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों का यहाँ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। अब बात मिर्जापुर की, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। धमकी देने वाले अनिल कुमार चतुर्वेदी गिरफ्तार हुए। ARTO को ब्लैकमेल करने का ऑडियो वायरल हुआ था। भागते समय आरोपी के पैर में चोट लगी। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है। ARTO विवेक कुमार शुक्ल को धमकी दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के ऑपरेशन माफिया के तहत आज विकास प्राधिकरण ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर से पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के करीबी वकार रिजवी द्वारा इमामबाड़े की जमीन पर बनाई अवैध मार्केट को ध्वस्त करके वक्फ की प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिलाया। इस प्रॉपर्टी पर साल 2016 में इमामबाड़े को पीछे करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था, जिसमें 60 दुकानों को लाखों रुपए में बेचा गया था। वक्फ की इस प्रॉपर्टी पर कब्जे की सरकार CBI जांच भी करवा रही है। कार्रवाई किस लिए हो रही है और आज की जो कार्रवाई की जा रही है, यह अवैध रूप से इमामबाड़ा की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से जो मार्केट का निर्माण किया गया है, इसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसके निर्माण के दौरान प्राधिकरण द्वारा समय समय पर रोकने की कार्रवाई की गई है, फिर भी इस स्तर तक अवैध निर्माण कर लिया गया है और जिसके
विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। लखीमपुर खीरी के अलग अलग थाना इलाकों में पुलिस की ओर से की जा रही रात गश्त और चेकिंग के दौरान 18 मोटरसाइकिल बरामद की गई। साथ ही मामले में तीनों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों मामलों में अभियुक्तों से 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर कड़ाई से पूछताछ में इतनी बड़ी तादाद में बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही थाना निघासन में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली के दबतोरी गांव में 5 बिस्वा जगह के विवाद में परिवार के लोगों ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें कि सत्यवीर सिंह सुबह पशुओं को चारा डालने जा रहा था। इसी दौरान जमीन के बंटवारे की रंजिश को लेकर परिवार के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक सतवीर के बेटे सचिन ने परिवार के ही गोविंद, विशाल और सुषमा के खिलाफ तहरीर दी है। झांसी पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवक साइबर अपराधी हैं, जो धोखे से पहले लोगों की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते थे और इसके बाद उनके खातों से नकदी उड़ा लेते थे। दोनों के पास से नकदी, मोबाइल, सिम कार्ड और डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। कानपुर देहात गोवंश से भरे 2 कंटेनर पुलिस ने वहां पर पकड़े हैं। गाड़ी ने पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया। टोल का बैरियर तोड़कर ये आरोपी भागे। रास्ते में कंटेनर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घेराबंदी करके 3 आरोपियों को पकड़ा। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रनिया का मामला है। बात बुलंदशहर की, जहां पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। खुर्जा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आगामी चुनाव को लेकर हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने 3 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। तो फिलहाल मेरा गांव की खबर में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।